सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ऐसे लग रहा था कि पीडीएम का काम तमाम हो गया और जिस तरह आज खबर आई कि अवामी नेशनल पार्टी बड़ी गुस्से में है और उन्होंने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कौन होती है पीडीएम में शो कॉज नोटिस भेजने वाली, ये किस तरह से इन्होंने कर दिया। और पीपल्स पार्टी तो नाराज थी, अवामी नेशनल पार्टी भी हो गई, लेकिन लग ये रहा था कि पीडीएम ही सिर्फ खत्म हो रही है। और इसी दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, बड़ी खबर आ गई। जहांगीर खान तरीन, इमरान खान साहब के एक वक्त में करीब तरीन साथी, जिनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, अब शैला रजा साहिबा जो कि सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर 3 रहनुमाओं में इनका शुमार होता है, उन्होंने ये ट्वीट की है कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद साबिक गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है और अब अगले हफ्ते मुमकिना तौर पर जहांगीर खान तरीन जरदारी साहब से मिलेंगे। जी हाँ, जरदारी साहब से जहांगीर तरीन मिलेंगे और इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि जहांगीर तरीन बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। और अब बकौल शैला रजा साहिबा के इसके बाद ना बुज़दार की सरकार होगी ना न्याजी की सरकार होगी। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। एक और हकीकत जो हमारे सामने है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून अंदर से टूट फूट रही है और मियाँ नवाज शरीफ को अब जो इस वक्त दर्द और परेशानी खाए जा रही है वो ये कि धड़ेबंदी हो चुकी है, हत्ता के पार्लियामेंट के अंदर भी धड़ेबंदी हो चुकी है। और शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक, ये 2 धड़े पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम डिविजन्स बड़े बड़े मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद जगहों पर भी धड़ेबंदी नजर आ रही है। नवाज शरीफ ने कहा है शाहिद खान अब्बासी से नाराजगी का इजहार करते हुए कि इसको तो संभालो, ये क्या हो रहा है। हुकूमत की भी कश्ती डोल रही है। अब काबीना में कुछ रद्द-बदल होनी थी, इसको वक्ती तौर पर मौखर किया गया है, वक्ती तौर पर। और वजह अजीबोगरीब है कि नाराज हो जाएंगे, काबीना के मेंबरान नाराज हो जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ देर हम इंतजार करते हैं। इन तमाम बातों के हवाले से हम बात करेंगे और आखिर में प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव कुछ रिपोर्ट्स हैं असद खरल साहब के पास, FIA के हवाले से, चीनी स्कैंडल के हवाले से क्या हो रहा है वो भी इनसे हम जानेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ये जो PDM का सारा धरन तख्ता हुआ है और ये जहांगीर तरीन साहब की फिर से एंट्री। असद खरल बाबडोगर मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये जो जहांगीर तरीन साहब वाली खबर आई है, यानी PDM वाला मामला तो पीछे रह गया, इसके बाद तो इमरान खान साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक जरदारी तो फिर सब पर भारी और जहाज भी अब उनके पास आ जाएगा। मैं तो शुरू से कह रहा था कि जरदारी साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर विन विन सिचुएशन में है। डोगर साहब भी यही कह रहे थे कि डेस्परेट जो मरियम की अगर बात करते हैं या नवाज शरीफ की, कि सारे सिनेरियो के अंदर जो PDM है उस प्लेटफॉर्म से वो चाह रही थी अपने अब्बू बचाने का और अपने आप को, वो केसेस, करप्शन, वो सारी कहानियाँ, बयानियाँ भी उनका ताकि उसको इंडोर्स किया जाए। लेकिन उनके वालिद की, नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क बैठ कर या मरियम साहबा का तमाम तर जो एफर्ट है उसका बेनिफिशरी कौन निकला? वो एक जरदारी साहब पर भारी। सेनेट के चेयरमैन की अगर बात हो, कैंडिडेचर और सेनेट का जो सेनेटर बनाया गया, फिर जिस तरह वहाँ पे सारा मामलात हुए, फिर उसके बाद आज अगर अलहदा चैम्बर वहाँ पे बिलावल साहब ले रहे हैं या वहाँ पे जो इनका अपोजिशन जो गिलानी साहब वो भी बन गए। हालांकि नून लीग ये कहती है, PDM का ये कमिटमेंट थी कि जनाब अपोजिशन लीडर जो सेनेट के अंदर वो नून लीग का होगा। ठीक, फिर नून लीग की सीट भी हार गई इस्लामाबाद से, पीपल्स पार्टी जीत गई। तो जाहिर बात है वो बाद में इन्होंने फिर उसका रिएक्शन दिखाया डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर और चेयरमैन सेनेट के ऊपर। ठीक, अब मामला ये है जो आप कह रहे हैं ना कि एक जरदारी और सब पर भारी। इसमें एक और चीज शामिल करें, जहांगीर तरीन साहब की तरदीद भी आ गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यही बात हो रहा है। अगर आप ना करते ना, अच्छा, तो मैंने आप बात करनी थी। आपको पता है जहांगीर तरीन जब फैसला, मैं कोई पीपल्स पार्टी से कहीं नहीं जा रहा, किसी से नहीं मिल रहा। मैं बताता हूँ, जब वो जहांगीर तरीन साहब फैसलाबाद गए थे तो आपको पता उस वक्त भी लोगों ने किलाबे में लाए थे। कभी ये कि जनाब वो वापस उनकी री एंट्री होगी PTI में, आपको पता है ना। जब राजा साहब गए थे राजा रियाज के पास, वही राजा रियाज जिन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि जहांगीर तरीन जो उनको वापस लाया जाए, वो आपकी काबिल एतमाद साथी हैं और ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन या सेनेट का जो मामला है इसके अंदर उनको वापस उनकी एंट्री की जाए और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जब वो फैसलाबाद गए तो लोगों ने एकदम कहा कि जनाब चौधरी सरवर भी गए, वो भी गए, तो उन्होंने कहा जनाब देखें री एंट्री होगी जहांगीर तरीन की। अगर री एंट्री होती तो मुकदमे में मुकदमा ना होता। अच्छा। जो श्योरिटी उनको हुई उसके बाद वो भी आपने देख रहा, जिस तरह श्योरिटी नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहबा को वापसी पे हुई थी। आपको पता है जब वो आए थे वापस लंदन से
कि सजा आपकी जो भी होगा, आपको पता ही है बाद में क्या सिनेरियो, कि एक जज साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करके उन्होंने कह दिया कि मुझे जनाब केस क्यों नहीं दिया गया। नवाज शरीफ ये नारा लगा रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। वो जस्टिस साहब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अली सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि मुझे केस से क्यों निकाला। मतलब उससे समझ ये आ रही थी और इदारों के ऊपर उन्होंने दशनाम पीडीएम पर बताता हूं। अब ये एएनपी को क्यों नाराज कर दिया? एएनपी पहले पीपल्स पार्टी ने इनकी बेइज्जती की। भी आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं हमें शोकाज देने वाले? आपको पता है ना, पहले तो पीपल्स पार्टी ने दुर्गत बनाई, पीडीएम की या नून लीग की, जो भी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी जो कि सीनियर नायब सदर हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, फजल रहमान साहब और मरियम साहब, दोनों आपको पता ही है वो किस हद सकते, मतलब किस सदमे की हालत में है। जारी बात बीमार भी हैं, उस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। जारी बात है बंदा डिसअपॉइंट होता है, डिसहार्ट होता है, वो बहुत सारे प्लान, बहुत सारे उन्होंने अज़ाइम मोटिव्स होते हैं बंदे के, वो डिज़ायर्स होती हैं कि जो बंदा समझ रहा होता है कि हाइप जिस तरह बनाने की कोशिश की गई कि इदारों को हम नीचे कर लेंगे, हम ब्लैकमेल कर लेंगे, थ्रेट कर लेंगे, वो सारी चीज़ें चलेगी। अब जो जहांगीर तरीन साहब की तरदीद आ गई, एक बात गौर से, कल मैं 8 से 9 बजे नादिया मिर्ज़ा के शो में था पीटीवी में। जी। फैसल करीम कुंडी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और वो बात थी पार्टी पॉलिसी। सेंटर अबड़ो थे, जो सैफुल्लाह अबड़ो थे पीटीआई की जानब से, नून लीग की जानब से माइजा हमीद साहबा थी और पीपल्स पार्टी की जानब से थे फैसल करीम कुंडी साहब। आपको पता है डिप्टी स्पीकर भी रहे, उनके अच्छे एक सेंट्रल उनके पास ओहदा भी है कोई पीपल्स पार्टी। उन्होंने एक बड़ी अहम ऑफर की माइजा हमीद साहब, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को टास्क दिया जाए। वो कह रहे थे कि हमें टास्क अगर दें, किसको कह रहे थे? नून लीग को। माइजा हमीद साहब साथ थी। अगर हमें टास्क दिया जाए तो पंजाब के अंदर माइनस हमजा, क्योंकि उनको पता है मरियम साहबा या नवाज शरीफ हमजा के ऊपर तो कभी एग्री नहीं होगी। मरियम साहबा चूंकि नॉन इलेक्टेड है, उनका माइनस हमजा जो कहते हैं ना कि जरदारी और बिलावल का हमजा को बुला रहे हैं या शहबाज शरीफ के, माइनस हमजा। और पीपल्स पार्टी भी सीएम की उम्मीदवार नहीं है, यानी चीफ मिनिस्टर की ना पीपल्स पार्टी उम्मीदवार है ना हमजा को जो हम सीएम जो है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमें टास्क दे पीडीएम या पीएमएल, हम आपको पंजाब में हुकूमत जो आप कह रहे हैं ना कि रोल बैक करने, हुकूमत हटाने की बात कर रहे हैं ना, पंजाब में और मरकज में यही मेन रोना है ना पीडीएम का कि इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें। अल्टीमेटली गोल क्या है? इस हुकूमत को चलता करे। तो उन्होंने कहा बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए हम आपको, हमें टास्क दिया जाए, हम पंजाब में आपको हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। बड़ी ऑफर है। माइजा अमीर साहब भाग गई उससे। मैंने कहा आप करें, जितनी बम्पर ऑफर है, बावजूद है कि दूसरे के जख्म पे चाट रहे हैं ना, उसके बावजूद। बाबर डोगर साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आप इस पर कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है जहांगीर तरीन साहब वाला मामला। अब चौधरी मंजूर साहब ने भी ये तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अभी कोई जरदारी साहब से मुलाकात तय नहीं है, मखदूम अहमद महमूद से अगर मिले हैं जहांगीर तरीन साहब तो उनके रिश्तेदार हैं, तो इसको इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चलें, ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये जो अवामी नेशनल पार्टी नाराज़ हो गई, पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई, पीडीएम का बचा भी कुछ नहीं, हत्ता कि ये हो गया है कि लाड़काना में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात पीटीआई से मिल गई है और उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो बेहतर ना होता कि एक पीडीएम ना इस्तीफों की तरफ जाती, अब कौन सा आ गए हैं? तो जिस तरह से मामला चल रहे थे, एक प्रेशर तो बिल्ड रहता। ये इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये फिर क्या बात सही है? हाफिज अहमद साहब कहते हैं कि ये बिलावल और मरियम इन्होंने बच्चों वाली हरकतें की हैं। उसामा साहब, पीडीएम का जो एजेंडा था ना वो बड़ा क्लियर था। पहले दिन से सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मफादात के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। फिर पार्टी जो थी, आप अगर आज से 6 महीने पहले देखें, फिर पार्टी के हर दूसरे बंदे पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इवन उनके वज़ीर आला को नैब बुला रही है, जरदारी साहब नैब के केसेस काट रहे हैं, फरियाल तारपुर, उसके बाद कोई एक मिनिस्टर का नाम ले ले जो नैब की पेशियाँ नहीं भुगत रहा था। आज की तारीख में मुझे बता दें, पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड निकाल लें, आपको नजर आएगा कि कोई पी पार्टी का बंदा नैब में पेशी नहीं भुगत रहा। बिल्कुल, मैं डॉट ऑन कह रहा हूँ, डाटा निकाल लें, मीडिया की रिपोर्ट निकाल लें, आपको कोई एक बंदा। जरदारी साहब लास्ट टाइम कब नैब के सामने पेश हुए थे किसी को याद नहीं है। सरजील मेमन कब पेश हुए थे किसी को याद नहीं है। मुराद अली शाह को लास्ट टाइम नैब ऐसे लग रहा था जैसे कल अरेस्ट हो जाएंगे, अब नैब ने उनको बुलाया नहीं है। स्पीकर सिंध असम्बली देख लें, आपको भूल जाएंगे। फिर एक टाइम था ऐसे लग रहा था कि सिंध गवर्नमेंट और पीटीआई गवर्नमेंट हेड ऑन है। आज गवर्नर आज लगा, कल गवर्नर आज लगा, रोजाना एक दूसरे पे तोपों के गोले चला रहे थे। इस टाइम आप देख रहे बिल्कुल चिल है, ठंड है, कोई ऐसा तालपुर साहब देख ले। दूसरी तरफ आगे आ जाए। अब पार्टी का एजेंडा ये था
कि जनाब ये जो नैब का ये जो फंदा गले में पड़ा हुआ है इसको किस तरह से उतारा जाए और किस तरह से सिंध गवर्नमेंट जो है इसके मामला से फेडरल गवर्नमेंट को आउट किया जाए। तो वो तो अपने इस एजेंडे पे आई। मरियम नवाज जो थी वो अपने एजेंडे पे थी, वो ये चाह रही थी कि किस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई जाए, मेरे वालिद जो हैं उनसे सारे केसेस वापस हों, वो पाकिस्तान आए, इलेक्शन लड़ें और अगला इलेक्शन जीत के हम सारे जो हैं वो अगली हुकूमत हमारे पास आए। उसके लिए एक ही तरीक़ेकार था इमरान खान। एक तो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ताल्लुकात ठीक हों और दूसरी चीज़ थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट वो गिराएं। अब एस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ आप गालियाँ दें और अच्छा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रेड सर्कल लगा हुआ है इनके ऊपर कि इनके साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती। अब उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है, उनसे बात करनी, तो उसका एक तरीका ये था कि उनको अंडर प्रेशर कर दिया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक पूरा एक अटैक किया जाए उन पर। जब अटैक किया जाएगा तो ज़ाहिर बात है कि वो अल्टीमेटली इनसे मुज़ाकरात करने आएंगे। जब मुज़ाकरात करने आएंगे तो अपनी शर्तें पेश करेंगे, जी ये हमारी शराइत हैं, इनको पूरा करो, नहीं तो फिर हम तो तुमको गंदा करेंगे। अब वो चीज़ जो है वो उल्टा इनके गले में पड़ गई। पहले ही इनके अदारों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, कोर्ट्स के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, इन्होंने मज़ीद ख़राब कर लिए। अब पीपल पार्टी ने तो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। पीपल पार्टी जरदारी जो है वो दोनों तरफ खेलते रहे और उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। मरियम जरदारी के हाथों में खेली। जरदारी और बिलावल भुट्टो ने उन्हें कहा कि जी आप देखें कल परसों चौथ आप देखेंगे कि ये हमारे पीछे पीछे होंगे और हमारी बात मानेंगे। इन्होंने अपने मामला सेटल कर दिए। मरियम नून लीग के अंदर मेजॉरिटी मरियम को ये कह रही थी कि बीबी इसकी पार्टी की बातों में ना आना, तुम गलत साइड पे जा रही हो। शहबाज शरीफ की पॉलिसी ठीक थी, हमें मुफाहमत के साथ आगे चलना चाहिए, अदारों के साथ बिगाड़ के हमें कुछ नहीं मिला। हमारी गवर्नमेंट गई, वजारत उज़्मा गई, हम अपोजिशन में आए, नैब के केसेस बन गए, सारे नैब के केसेस भुगत रहे हैं। ये सारा इस वजह से है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन मरियम नहीं मानी। ठीक, और वो मरियम जिसको पहले ही नून लीग ये जिम्मेदार ठहरा रही है। मेजॉरिटी मैं आपको कह रहा हूँ, मेजॉरिटी नून लीग की ये समझती है कि नून लीग की नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात, नवाज शरीफ का इक़्तिदार से हटना, नून लीग का इक़्तिदार से हटना, इस सारी चीज़ की जिम्मेदार मरियम नवाज है। लेकिन उनको दोबारा मौका दिया गया। 6 महीने आपने देखा उन्होंने पार्टी को लीड किया और अल्टीमेटली उन्होंने पार्टी को एक दीवार के साथ ला। अच्छा, इस पर आगे भी हमने बात की थी, मुझे बताएं पीडीएम अब बच सकती है? अब सर पीडीएम तो खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी कोई सूरत नहीं है। पीडीएम का जनाजा थोड़ा सा लहजा धीमा हुआ है। वो कह रहे हैं शो कॉज नोटिस नहीं है, तो हमने कोई कानूनी धीमा हुआ, आगे हमने वजाहत ही एक मांगी, क्या हो गया? धीमा हुआ है ना, वजाहत मांगी। आप पीपल्स पार्टी का भी सुन ले। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3 रुकनी कमेटी एक तश्कील दी है। इसका जवाब मुंह तोड़ उनका, हमने मसालाना नहीं जारहाना जवाब देंगे। और उसके लिए उन्होंने राजा परवेज अशरफ, सेंट शहरी रहमान साहिबा, फरतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी और दीगर जो है उनके सीनियर सोन लोग आईने मारी कह दिया है। और लीडरशिप उन्होंने कहा कि जारहाना जवाब देंगे और उसमें नून लीग को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। पीपल्स पार्टी जो है इसकी बात हो रही है। जरदारी साहब टेलीविजन पे कहा है, नवाज शरीफ डील करके गए, वो कहते हैं हम बता देंगे। तो और मैं अभी आपको राजा परवेज अशरफ ने कहा है अगली बातें सुन, हमारा इम्तिहान न लिया जाए, हम बड़ा कुछ जानते हैं, बड़ा कुछ बता देंगे। और ये नून लीग वाले शर्माते थे, हम क्यों शर्माए? क्योंकि जो 4 सीट बना रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब की हदायत पे, शहरी रहमान साहिबा, राजा परवेज अशरफ साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब और जो अपना मैंने बताया नैयर बुखारी साहब, ये जो कर रहे हैं ना, एक तो वो नून लीग को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, उनकी पूरी 4 सीटें लगाएंगे और बताएंगे अवाम को भी, इनको एक्सपोज करेंगे। जिस तरह आपने चंद चीजें बताई हैं, ये सारा जवाब जाएगा जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास और ये जारहाना होगा। और उनके ऊपर बड़े सख्त क्रिटिसिज्म होगा। यानी जिस तरह अपोजिशन की तरह ना, जिस तरह पीटीआई और एक हेड ऑन की बात, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ईसीसी का एक इजलास होगा पीपल्स पार्टी का। आपको पता है 5 अप्रैल को बुलाया गया था पहले, अब वो दोबारा वहां पे बुलाया जाएगा। और एक तरफ वो है जारहाना और दूसरी तरफ है शाहिद खाका नबासी का अब जवाब मसालाहाना। और वो टोन डाउन हो गया क्यों? और एएनपी ने आगे जो किया है, असफन जार वली के अलावा, एएनपी ने कहा असफन जार वली के अलावा होती कौन है पीडीएम नोटिस जारी? अगली खबर ये है, साहब ने जो बात की है, अगली खबर ये है कि नून लीग इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। मियां नवाज शरीफ परेशान है कि धड़ेबंदी क्यों होती चली जा रही है
और ये पार्लिमानी लेवल पर भी है कि लोग अब आ ही नहीं रहे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाता है, लोग ही नहीं आते। तो बाबर डोगर साहब, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो कहते रहे, जो आप बात कर रहे थे कि जी ट्रस्ट, मैं तो नहीं ट्रस्ट कर सकता, आखिरी वक्त तक कहते रहे, फिर उनको वो अल्फाज वापस लेने में चुकना पड़ा कि जी जरदारी पर मैं नहीं ट्रस्ट कर सकता, और बड़े लोग थे। तो ये जो अब धड़ेबंदी है, और फिर ये खबरें भी आ रही हैं जो आप काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि ये अभी आपने बात की कि अंदर से ही प्रेशर है मेजॉरिटी का, वो कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ और हमजा जो है वो ज़्यादा एक्टिव नजर आए। ये मुतालबा हो रहा है। और धड़ेबंदी किस किस लेवल की है? शाद खान अब्बासी पार्लियामेंट के अंदर और ख्वाजा साद रफीक, ये अलग अलग है। पिंडी में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, हर जगह। अच्छा, बलूचिस्तान में तो जो धड़न तख्ता हुआ, अब वहाँ पर मसला ये है कि जी कायम मकाम सदर मानने के लिए तैयार नहीं है जमाल शाह काकड़ को। इसी तरह से सिंध में कहा जा रहा है कि तकसीम इतनी हो गई है कि मिफ्ता इस्माइल हार सकते हैं इसकी वजह से। ये नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश की गई है। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में धड़ेबंदी हो रही है और नून लीग कमज़ोर हो गई है। तो क्या हो गया? ये तो अब शहबाज शरीफ, हमजा आकर भी संभाल लेंगे। उसामा साहब, नून लीग में सिर्फ एक ही धड़ेबंदी है, और वो धड़ेबंदी ये है कि नवाज शरीफ के बयानिए के कुछ लोग साथ हैं और कुछ उसके मुखालिफ हैं। तीसरी कोई धड़ेबंदी नहीं है। कुछ वो हैं जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चलना चाहते हैं और ये समझते हैं कि इसी से पार्टी मजबूत होगी, लेकिन ये चंद एक लोग, और सिर्फ चंद एक, और ये आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और वो लोग जो ये समझते हैं कि मरियम ने और नवाज शरीफ ने जो बयानिया अपनाया है, इसकी वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, पार्टी तबाह हो गई और पार्टी के जितनी सीनियर लीडरशिप है वो आज जेलों में है। इसमें ख्वाजा आसिफ भी हैं, इसमें राना तनवीर भी हैं, इसमें ख्वाजा साद भी हैं, इसमें एहसन इकबाल भी हैं, इसमें मरियम औरंगज़ेब भी हैं। आप किसी भी लीडर का नाम ले लें, मेजॉरिटी ये समझती है कि नवाज शरीफ का बयानिया गलत था और इस बयानिए की वजह से हुकूमत भी गई, मुश्किलात में इजाफा हुआ। उस बयानी के साथ चंद एक लोग हैं जिसमें राना सनाउल्लाह किसी हद तक हैं, और ज़ुबैर हैं, परवेज़ रशीद हैं और शायद खान अब्बासी हैं। इस 4 से 5वां बंदा आपको गिनती में नहीं आएगा। ये लोग हैं, या जावेद लतीफ़ हैं, ठीक, इसके अलावा नहीं है। लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी ये समझती कि ये एक तो ये कि हमें अदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये हमारे अपने इदारे हैं, ये सलामती के इदारे हैं, इससे पार्टी को भी नुकसान होगा। आपने मियां जावेद लतीफ़ की बात कर दी, उनका जो बयान है बड़ा मानी खेज़ है। वो कह रहे हैं अब तो बाहर जाने का नहीं, वापस आने का वक्त है। और नवाज शरीफ ने आलमी जमहूरी, वैसे उन्होंने साथ कह दिया, आलमी जमहूरी ताकतों से राब्ते में नवाज शरीफ। असद करल साहब, ये आपकी खबरों की तस्दीक कर रहे हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, जावेद लतीफ़ के इस बयान के बाद इवन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल से कहा कि इनको नोटिस जारी करो। इन्होंने किस कैपेसिटी में ये बयान दिया? पहले उनका था 2 टुकड़े तक कर देगा सारा मशरकी पाकिस्तान के वाला, मरियम की नोटिस इशू करो, जबकि मरियम ने जावेद लतीफ़ के पीछे खड़ी है और उसको शाबाश दी है। आप यहाँ से देखिए कि जिस तरह तलाल और दानियाल को देती थी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल, उनसे कहा कि इसको नोटिस इशू करके इसे वजाहत तलब करो, और मरियम और नवाज जो है वो उसके पीछे खड़ी हैं और उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो बयानिए का इस हद तक डिफरेंस है। तो नून लीग में मुझे आने वाले वक्तों में मुझे लग रहा है कि मरियम का तो खैर 4-5 भी नहीं रह जाएंगे डॉक्टर साहब, ये 4-5 लोग, 3-4 के अलावा 5वां बंदा उनके 5वां बंदा छोड़ के 4 भी नहीं रह जाएंगे। साहब, ये मियां जावेद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं कि आलमी जमहूरी ताकतों से राब्ते में हैं, अब उनकी जो बात है मरियम साहब अगर उस पर स्टैंड करती हैं तो आने का वक्त है। अल्ताफ हुसैन भी आलमी और जमहूरी कुतों से राब्ते में थे, लेकिन वो आ नहीं सका। नहीं थे ना, ये तो कह रहे थे वापस। वो किसकी ज़बान बोलते थे और कहाँ पे बैठे हुए थे, किसका स्क्रिप्ट पढ़ते थे, और उन्होंने पूरा एक कैमोफ्लाज और सारा जिस तरह यरगमाल बनाया हुआ था। फिर उनका धड़न तख्ता हुआ। नवाज शरीफ को उनका अंजाम भूल गए, मरियम साहबा उनका अंजाम भूल रही हैं। ये क्या समझते हैं कि आप जमहूरी ताकतें किन को कह रहे हैं, आलमी ताकतें किन को कह रहे हैं? अमेरिका, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। वोट को इज्जत दो और शर्म करो, डूब मरो। ये वोट को इज्जत दो, भीख मांग रहे हो मुल्क दुश्मन ताकतों से, कूतों से। वोट को इज्जत दो कि अगर नारा लगाते हो तो अवाम ने मुंतखब करना है। वहां उनसे मदद मांगो, उनसे भीख मांगो, उनसे पांव पकड़ो, उनसे गिड़गिड़ाओ कि मांगो माफी कौम से कि 30 साल तक हमने इस मुल्क को लूटा, आज हमें कौम माफ कर दे। आप कभी कह रहे हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएंगे, आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के बकारी हैं। आपको स्क्रिप्ट कहां से आता है, आप किसकी बोली बोलते हैं, सबको पता नहीं है। मैं सर्टिफिकेट गद्दारी के नहीं देता, लेकिन बात यह है कि आपका कंडक्ट क्या जाहिर करता है।
आप आए पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब, मेड इन पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब, मच्छर आपको काटता है। जब आप टाटा बाय बाय करके गए थे, ये जरदारी साहब आपको ताने मार रहे हैं, वो कहते हैं शेर बने। मरियम साहबा, मैं कल भी माहिदा हमीद को चैलेंज दिया। मैंने कहा आप करंट ना आए आज स्टेट टीवी पे कि मरियम साहबा बाहर नहीं जाएंगी, मैं कह रहा हूं कि वो जाएंगी। और वो गिड़गिड़ा के जाएंगी, वो तरले करेंगी, मिन्नतें करेंगी, सारी रिपोर्टें भी चलेंगी और वो जाएंगी, जितनी मर्जी आप तरदीदें कर ले। और उन्होंने उसके ऊपर कहा, मैं आपको दूसरी बात, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें टास्क दिया जाए, हम पंजाब में हुकूमत रोल बैक करते हैं, हम गिराते हैं। उसके बाद आगे क्या है, पीपल्स पार्टी और पीटी एक पेज पे है, आ चुकी है। बिलावल साहब ने कहा कि हम स्पीकर का जो बाइकाट हम खत्म कर रहे हैं, हम अपना अलहदा चैम्बर उन्होंने ले लिया। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज अगर स्पेस दी है तो डोगर साहब, नून लीग किस लिए रोती है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की जमात थे। आज एस्टेब्लिशमेंट को, जिसको सिक्योरिटी रिस्क पीपल पार्टी को नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाया हुआ था 80 की दहाई से, आज वो जमात मरियम और नवाज के बयानी की वजह से एक पेज पर आ गई है। अपने रियासती इदारों के साथ जो एक खलीज थी, जो कि हमेशा नवाज शरीफ साहब उसको तेल फेंकते थे। क्या जरदारी साहब ने जो बयान जो कहा था कि आपकी 3 साल है और हम हमेशा के लिए, वो अल्लाह की जात है, ये तकब्बर होता है। ये तकब्बर उनको ले गया और उनका ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट गारा फिर होता। फिर नवाज शरीफ जब पीछे मुड़ के देखा, नवाज शरीफ के इमाम पे उन्होंने बयान दिया, ये उन्होंने निजी महफिल में बात की, तो बाद में नवाज शरीफ उनका फोन नहीं सुन रहे थे और नवाज शरीफ की आलिया का अफसोस करने आ रहे थे, फोन नवाज शरीफ ने सुना। और बात ये है कि उनको भी समझ आ गई है, अब एस्टेब्लिशमेंट, रियासती इदारे, पीपल्स पार्टी, पीटीआई एक पेज पे आ चुके हैं। मरियम साहबा की वजह से, उनके बाप की वजह से पीपल्स पार्टी का जो खला था, जो रिफ्ट थी पीटीआई पीपल्स पार्टी की, वो होगी पूरी। ठीक है, अब मामला ये है जो आप कह रहे हैं ना कि धड़ेबंदी तो वहां होती है, अब 4-5 टोटरू रह गए पीछे। अच्छा, धड़ा ही नहीं रहा, धड़ा की तख्ता ही हो गया। ब्रेक है, सिर्फ एक जुमला बाबर साहब और शहबाज साहब, एक शहबाज शरीफ उस वक्त बाहर आके पहले आ सकते हैं, बेल उनकी कोर्ट ने लेनी है जब मरियम साहब बाहर जाए। चले, अच्छा बाबर साहब, ये क्या बात है जो मुफाहमत के हैं, जिनके लिए पार्टी कह रही है, मेजॉरिटी कह रही है जी बचाओ आकर पार्टी को, वो अंदर हैं, ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ, जो इदारों के खिलाफ नहीं बोलते वो जेलों में है और जो बोलते हैं वो आज़ाद है, ये क्यों है? उसामा साहब, मैं थोड़ा सा टाइम दो, सिर्फ इतना ये कि मरियम ने एक नारा लगाया था कि जनाब जेल और खामोशी इकट्ठी नहीं चल सकती, या तो हमें रायते दें या फिर हम बोलेंगे। अच्छा। ये वो पॉलिसी थी जो शहबाज के खिलाफ थी और पार्टी के अंदर भी उन्होंने कहा कि हमें बोलना चाहिए, खामोशी की पॉलिसी ठीक नहीं है। शहबाज पीछे हट के उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अगर बोलना चाहती हैं तो बोल लें, उससे आप जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहती हैं कर लें। तो 6 महीने बोल के उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव हासिल किया वो ये है कि आज नून लीग अकेली खड़ी है, मरियम के खिलाफ पार्टी में बगावत है, और ये जो आप पूछ रहे थे, तो अब लग रहा है कि पार्टी ये समझ रही है कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया था वो ठीक है और शहबाज शरीफ को बाहर आना चाहिए और वो बयानिया लेके आगे चलना चाहिए, और मरियम को वो चाह रहे हैं कि मरियम खुदा हाफिज, आप यहाँ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे काबीना में रद्दोबदल होने वाली है, नहीं होने वाली, किस किस का नाम आ रहा है, ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। हफीज़ शेख साहब को चलता किया गया और उसके बाद भी ये खबरें थीं कि कुछ और लोग हैं जिनको तब्दील किया जा सकता है काबीना में, लेकिन अब ये खबर है कि कुछ अरसे के लिए ये मामला मौखर किए गए हैं और वजह यह है कि नाराज़ ना हो जाए वो मेंबरान। अब नाम भी सामने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये भी हो सकता है कि वजारत इत्तलात और नशरियात, उसका तो एक पूरा अलग मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, कोई वज़ीर भी होगा, वज़ीर मुमलिकत भी होगा, इसको इत्तलात नशरियात को अलग किया जा रहा है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का भी नाम आ रहा है, उन्होंने मुशावरत के वक्त मांगा है कि अगर वो इत्तलात नशरियात में आते हैं। शिबली फराज साहब अगर इत्तलात में ना आए तो फिर तवानाई में जाएंगे, और उमर अयूब साहब, इसका मतलब है उनकी छुट्टी हो रही है, उनको शायद कहीं और एडजस्ट किया जाए। फ़ख्र इमाम साहब हैं, फूड सिक्योरिटी के थे, उनसे भी इमरान खान साहब खुश नहीं है, उनकी भी छुट्टी हो सकती है या उनको एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से गुलाम सरवर खान साहब हैं, उन्होंने हाल ही में एक अहम इजलास में हुकूमत पर, काबीना पर शदीद तनकीद भी की है कि जी ये किसानों का ख्याल नहीं कर रहे और हमारी तो काबीना में चलती नहीं है, ये वज़ीर हवाबाजी हैं, इनके भी रद्दोबदल का इम्कान है। तो आजकल जो भी आपको नज़र आए नाराज़ सा समझ रहे हैं कि उसको लग रहा है कि क्योंकि फ़ैसला तकरीबन हो चुका है, सिर्फ इसको मौखर किया गया है। तो असद खरल साहब
क्या इससे अब गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? ये वाकई इस बुनियाद पर हो रहा है कि कारकर्दगी, क्योंकि कई दफ़ा रद्दोबदल हुई है। अब इसमें जो खबरें चल रही हैं उनमें खुसरो बख्तियार साहब का नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन पर भी बिजलियाँ गिर सकती हैं, क्योंकि अगर शुगर स्कैंडल की बात करें तो अगर जहांगीर तरीन का नाम आ रहा है तो फिर खुसरो बख्तियार साहब का भी गालिबन भाई का आता है उसमें नाम, तो वो किस तरह से इसमें पीछे रह सकते हैं? मामला ये है कि अब जो आपने बात की, और ये एक हफ्ता पहले आपको याद होगा, हमने आपने डॉक्टर साहब ने यही चीज़ें ऑलमोस्ट बताई थी, मैंने भी बताई थी, कुछ आपने बताई थी, कुछ ये बातें। अब जो करीबी रफ़का से ये दोबारा बेसिकली इसको हम रिसाइकलिंग कह सकते हैं, या उसको मतलब दोबारा उसी चीज़ को नशर कर रहे हैं या पेश कर रहे हैं। 5 वजारतों की इस तरह हमने कहा, वजारत इंसदाद मनशियात है, वजारत फूड सिक्योरिटी है और वजारत तवानाई है। इसके तब्दीली है और उसकी तब्दीली सरकार है जारी पर तब्दीलियाँ कार तजर्बे में होते जा रहे हैं। फिर वजारत इतलात व नशरियात और वजारत एविएशन, उस पर तब्दीली के हवाले से बात हुई है, मुशावरतें हो रही हैं, और ये मुशावरत को पहली दफ़ा नहीं हुई, ये दूसरी तीसरी दफ़ा हो रही है, और उसी को बार बार रिसाइकिल करके हम भी चला रहे हैं। वजारत इतलात व नशरियात जो है ना, उसमें 5 शख्सियात की एक नई टीम जो है तश्कील दी जा रही है, और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, एक वजारत इतलात और एक उसमें नशरियात, यानी ब्रॉडकास्टिंग का अलहदा, रेडियो पीटीवी वगैरह। खैर साहब, हाँ जी, मुझे एक चीज पता है, और इतलात ये जब इतलात और नशरियात को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक आप इतलात और नशरियात को लहदा कर देंगे तो फिर पीछे बचेगा क्या? मगर उसमें क्या बचेगा? एक बंदा पीटीवी रेडियो, एक घर के अंदर 2 चौधरी बिठा देंगे, एक थाने में 2 SHO बना देंगे, तो फिर आपको पता ही है आगे ही वो एक छोटा डिपार्टमेंट है। अब आगे जो हुकूमत का आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है हर फवाद चौधरी साहब की जो बातें आ रही हैं कि उनको पेशकश की गई, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सुन तो ले। अब मसला ये है कि अब 2 उसके अंदर ना वजीर मुमलकत का स्टेटस होगा, 2 उसको बना लें ना ऊपर, यानी इस तरह इंचार्ज भी जो 2 वजारतें उसमें, उस 5 की टीम उसमें जिस तरह शहबाज गिल साहब है, मे भी उनको एडजस्ट कर दिया जाए जी, क्योंकि अच्छा इस तरह और कुछ लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए, में लड़ते रहे, चले तो ऐसे ही होना है ना, ऐसे ही फराज साहब की तो हो गई। अच्छा अब मामला ये सुन तो लें, अब मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो भी सोच विचार कर रहे हैं, शिबली फराज साहब को अगर नहीं रहते तो तवानाई भी चले जाएंगे, शहबाज गिल साहब को एडजस्ट कर दिया जाए, फरदौस साहब इधर लगी हुई हैं, और इस तरह का बंदा आ जाएगा वहाँ पे, और जिस तरह फैसल वाडा या मुराद सईद या उनको इजाफी इस तरह की जिम्मेदारी, और जो बेसिकली ज्यादा यानी वो यानी उनको भी आ सकते हैं, वाडा साहब को भी आपको पता देनी है। फिर उसमें 2 इसके अंदर है जो चीज़ें चल रही हैं, इसके साथ साथ 2 से 3 जो गुजरा कबीना में, जो मैंने पहले भी कहा, उसमें जारी बार सेंटर फैसल जवेद साहब हैं, वो काबिल इत्मीनान साथी हैं। वजारत इतलात जो विंग है उसके अंदर उनको वज़ीर मुल्कत बनाया जा सकता है। इस तरह आप जो MN जो है आपके जो फैसलाबाद के क्या नाम है, हाँ जी फरूख हबीब, हाँ फरूख हबीब, उनको दिया जा सकता है। और फिर जो उमर अयूब साहब का, फ़खर इमाम का, जिस तरह ये बात कह रहे हैं, और फिर शायद वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ को वजारत की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी अरकान को वज़ीर आज़म हाउस में। आप ये बात समझ रहे हैं कि ये एक बेसिकली, और सैयद फ़खर इमाम को वजारत की बजाय दोबारा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और वज़ीर आज़म के फैसले कर लिए किसी वक्त। अब मामला पता क्या है, ये वो फैसले हैं जो 2 हफ्ते डॉक्टर साहब आप करें, 2 हफ्ते तकरीबन 3 हफ्ते पहले ये बार बार मुशावरत हो रही है। अब डर रहे हैं किस लिए? अब ये टीजर जो चला है ना जहांगीर तरीन साहब का, ये एक बाय डिज़ाइन सब कुछ हो रहा है, और क्यों हो रहा है इमरान खान साहब को भी पता है कि ये कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब जारी बात है छोड़ेंगे नहीं, मैं पहले भी कह रहा था। जहांगीर तरीन साहब का जरदारी साहब के वाले से शैला रजा साहबा का एक काबिल एतमाद उनकी साथी है ट्वीट करना, फिर फौरी तौर पर चौधरी मंजूर की और जहांगीर तरीन की तरदीद आना। बहरहाल ये है कि ये इतना भी सादा आप ना समझे, ये एक सब कुछ हुआ है ना, ये एक आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। जी जी डॉक्टर साहब, इससे कारकर्दगी बेहतर मैं कारकर्दगी, एक चीज तो कारकर्दगी खैर क्या यही लोग है ना होनी है, जो एक बंदा जो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कल वो इंटीरियर में आ जाता है, या इंटीरियर वाला जो इंफॉर्मेशन में चला जाता है, या ये तो ये वो एक कुर्सी वो सारी है मैजिक चेयर वाला रोल है, यहाँ पर म्यूजिकल चेयर वाला ही रोल है, यहाँ पर परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह अब पास जा रहे हैं आपस में। अब इसके साथ साथ जो खरर साहब ने बात की है, इससे आगे भी है। अब ये जब रीशफल की बात करते हैं या उसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, उधर है ना असल काम जो है, तो उस समय मेन रोल ये है कि फिर जो इनके पार्टनर हैं वो भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मैं PMLQ ये कह रही कि हमारे भी एक सीट है, हमें भी वजारत में हिस्सा दिया जाए। उसके साथ साथ MKM भी मांग रही है, GDA भी सीट मांग रहा है, तो ये भी 3 सीटें तो ये भी मांग रहे हैं। ये और साहब नई वजारतें ऐड नहीं कर रहे, वो तो मॉडिफाई कर रहे, शायद यार अफरीदी जिस तरह वापस ले लेंगे, शायद मुराद सईद को और इजाफी दे रहे हैं, नई वजारतें नहीं दे रहे।
गुजारते तो यही है ना सर, कोई उसी के अंदर घूम रहे हैं ना सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह। ये होगा कि कुछ डिपार्टमेंट को तोड़ देंगे, कुछ ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कोई इस वजह से नहीं किया जा रहा कि महकमों की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो ब्यूरोक्रेसी का ये है कि नए लोग अच्छा और असल जो कहानी है जज जो है तो पहले ही नहीं है 50 से ज्यादा, तो 50-51 तकरीबन उतने बंदे तो असल मामला। उसामा साहब, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं छोटी कैबिनेट, अब जो कैबिनेट बनने जा रही है, ऊपर से कैबिनेट के अंदर लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, हर बंदा अपनी मर्जी की इसीलिए तो आगे और अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहे, सारा फटा पड़ा अनाउंसमेंट क्यों नहीं, ये सारे लड़ रहे हैं। रोक क्यों? एक चीज जो अलाइज है वो अलहदा से डिमांड इसलिए रुकी पड़ी है ना। अब उसके साथ साथ एक और चीज जो है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी की चेंजेस। इमरान खान पे बहुत प्रेशर है। सबसे पहले प्रेशर है आजम खान साहब का, कि आजम खान साहब जो हैं वो इस टाइम डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनसे फवाद का पार्ट 2 समझ वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बहुत सारी रिजर्वेशन है, बहुत सारे अदारों को वो ये चाह रहे हैं कि आजम खान को चेंज किया जाए। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की भी इनसे लड़ाई और फिरदौस आशिक अमान साहिबा की भी जो सुना है आजम खान से नहीं, उनकी वजह से नहीं तब्दील हो रहा है। तो आजम खान साहब का नाम लिया था, ये लिया था ना। सुन ले, आजम खान जो भी बात करते हैं ना वो इमरान खान की बिहाफ पे कर रहे हैं, जारी बात उन्हीं की बात, लेकिन इमरान खान उन्होंने पूरी तरह हिप्नोटाइज किया हुआ है इमरान खान। जी डोगर साहब बात पूरी कर। अच्छा, इस टाइम इमरान खान जो है वो उनको जो आजम खान दिखाते हैं वही देखते हैं, जो बुलवाना चाहते हैं वही बोलते हैं। आजम खान का मुकम्मल प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कंट्रोल है, अदारे उनसे खुश नहीं है, मिनिस्टर उनसे खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब पे जो प्रेशर है इस टाइम वो यही है कि आजम खान को चेंज किया जाए। अब आजम खान के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि उनको चेंज करना है। अच्छा, चेंज करना है। पहले कोरोना आ गया, अब मसला ये कि कैबिनेट का मसला हल नहीं हो रहा। वो ये चाह रहे हैं कि जब कैबिनेट फाइनल हो तो उसके साथ साथ 3-4 बड़े जो ब्यूरोक्रेटिक रिशफल है वो भी लगा दिया जाए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको भी वो चेंज करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह से डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर इजाज मनीर साहब, उन्होंने इमरान खान के पास ये रिपोर्ट गई है, इमरान खान के पास ये रिपोर्ट गई है कि अल्लाह के फजल से डॉक्टर इजाज मुनीर बीइंग सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट नून लीग का कोई एक ऐसा अफसर नहीं था जो ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में ना गया हो, या ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में ना गया हो। एक दिन डिस्कशन हुई, उस पर इमरान खान ने पूछा जी कि ये जो सारे अफसर प्रमोट हो रहे हैं ये इनका ताल्लुक कहाँ से है, तो पता चला मेजोरिटी नून लीग से है। तो ये नून लीग के लोग कैसे हो गए? माशाल्लाह डॉक्टर इजाज मनीर साहब प्रमोशन बोर्ड रिसेंट की मिसाल देता हूं डोगर साहब की बात। अभी रिसेंटली जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड हुआ ना, आपको पता है डॉक्टर शोएब जो आईजी थे जिनको पंजाब से निकाला रिफ्ट की वजह से, पंजाब और बाकी कम्युनिटी, डोगर साहब माशाल्लाह सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वहां पे बिठा दिया बोर्ड में। और जो नून लीग के विक्टिम लोग थे, जो पीटीए के प्रो लोग होने की वजह से, जिनको मुश्ताक स्क्वायर एंड कंपनी ने उनको साइडलाइन किया था, उनको उन्होंने डेफर कर दिया। शोएब दस्तगीर साहब को बीच में बोर्ड में बिठा दिया। वो बंदा डोगर साहब जिससे वफाकी हुकूमत खुश नहीं है, जिससे पंजाब। और दूसरी डॉक्टर इजाज मुनीर साहब के हवाले से मैं एक और आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, क्योंकि बदकिस्मती है इमरान खान साहब तक ये चीज़ नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर इजाज मुनीर जो रफीक रिजवाना गवर्नर थे, वो लीगल एडवाइजर थे। अलकमा जो पकड़े गए वहां पे वीसी बावलपुर यूनिवर्सिटी में कैंपस में, जिस पर ज़हीम क्वादरी पे इल्ज़ाम था, वो जो आज उसके अंदर इजाज मुनीर साहब जो है ये हायर एजुकेशन में गलबन सेक्रेटरी थे, नैब के अंदर इनका केस था। वो इंक्वायरी भी इनके खिलाफ है, जिस तरह मैनिपुलेशन कमर उस्मान चौधरी ने की। और साहब इजाज मुनीर को हटाया जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद उसके बाद 2-3 और हमने सेक्रेटरियों के नाम लिए थे 2 हफ्ते पहले कि जनाब आजम खान की जगह पे कौन से बंदे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं। अब हम जिसका नाम लेंगे ना डोगर साहब, वो तो नाम लेने की जरूरत तो लाजा बार जो है 2-3 कंसिडरेशन है। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से कंसिडर किया जा रहा है, एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से सोचा जा रहा है, सेक्रेटरी स्टैफ के हवाले से सोचा जा रहा है। एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक रिशफल होगा। इसके साथ साथ लिस्टें भी बन रही हैं, वो तमाम नून लीग के साथ जो अलाइंड अफसर हैं उनको भी शुगर माफिया के हवाले से बात करें। नए इंकशाफात हुए जानबूझकर किस तरह चीनी गायब की जाती थी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला।
शुगर स्कैंडल के हवाले से ताज़ा खबरें हैं। 9 अप्रैल को जहांगीर तरीन साहब को FIA ने तलब कर लिया है। इसके अलावा फुरकान बाबा जनाब, ये कोई हैं जी शुगर सट्टा के सरगना या उसका एक हिस्सा है, और इन्होंने इंकशाफात किया कि जी बिल्कुल सट्टा खेला जाता था। कई हफ्तों महीने पहले ही डिसाइड कर लिया जाता था कहाँ तक कीमत पहुँचानी है, फिर उस हिसाब से कीमतों को ले जाने के लिए शॉर्टेज क्रिएट की जाती थी, चीनी की क्रिएट की जाती थी, ताकि फिर कीमत ऊपर चली जाए और तब तक कीमत ऊपर चली जाएगी और फिर मार्केट में लेकर आएंगे। ये सिर्फ एक पहलू है। तो बाबर डोगर साहब, अब ये चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन 85 रुपये पर किलो चीनी नहीं मिली, 100 से ऊपर ही है। हुकूमत अपनी लाख कोशिशें कर ली है, जबकि ज़मान भट्टू साहब ने ये तक कह दिया है ज़िला इंतज़ामिया को कि जी अगर कब्ज़ा करना पड़ता है, जाकर गोदामों पर सरकारी तहवील में लेना पड़ता है, कर लो और वहाँ से फिर सरकारी रेट पर निकालो। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकती है गवर्नमेंट, सरकार? उसामा साहब, माजी में मैंने देखा है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है, ये ज़ाहिर बात है कि तमाम बड़े लोग जिनमें पॉलिटिशियन भी हैं, शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है, तरीन फैमिली है, मखदूम फैमिली है, ये जितने भी हुमायूं अख्तर और ये वो सारे जितने भी हैं, और जो बड़े बड़े मीडिया मालिकान हैं, इन सब की शुगर मिले हैं। कोई PTI में है, कोई पीपल पार्टी में है, कोई N में है, कोई काफ लीग में है, चौधरी बरादरान भी। जब भी चीनी का मामला आता था, ये सारे इख्तिलाफात बुलाकर एक हो जाते थे। मैंने खुद शहबाज से एक दफ़ा पूछा, जब ये शुगर चीनी की कीमतों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और शुगर जो एसोसिएशन थी वो किसी सूरत में चीनी की कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो मैंने उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, मैंने शहबाज शरीफ से कहा कि जनाब, आप अगर ये शुगर मिल्स वाले नहीं मान रहे तो आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आपका ये ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि लोगों को सस्ती चीनी लेके दें, तो आप अपनी फैक्ट्रियों से चीनी निकलवाएं। इतनी वाफर मिकदार में आपका इतनी शुगर की मिले हैं, अगर से आप असल रेट पे लाके मार्केट में बेच दें तो ये चीनी की कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी। तो उनका जवाब था कि देखें जनाब, अब शुगर मिल्स एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ और हम अब उनसे उस मिल्स एसोसिएशन से हट के हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है एसोसिएशन ने करना है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यानी कि ये जहाँ प्रॉफिट की बात आती थी, ये सारे इकट्ठे हो जाते थे, ये प्रोटेक्ट करते थे। मैं आप कोट इन कोट कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने खुद मुझे ये कहा कि मेरे ये बस में नहीं है कि मैं अपनी मिलों की चीनी जो है वो बेच दूं। तो ये पूरा एक माफिया कार्टेल बना हुआ था उसामा साहब। और हमने तो बहुत पहले यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको बता दिया था कि रमज़ान में ये 140 रुपये चीनी बेचने की इन्होंने प्लानिंग कर ली है और किस तरह से ये चीनी की जाली मसनूई शॉर्टेज पैदा करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके, यानी कि इन्होंने जो फिगर्स दिए थे गवर्नमेंट को, जिसमें ये था जी गन्ना हमें जो मिला इसमें चीनी की कीमत कम थी, स्क्रोज कम थी, खर्चे हमारे ज़्यादा आए, ये आया वो आया, सारे जाली फिगर देके इन्होंने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ना चीनी हम सस्ती नहीं बेच सकते, चीनी हम महंगी बेचेंगे और शॉर्टेज है। हालांकि चीनी की शॉर्टेज भी नहीं है, चीनी के फिगर जो है जो केन कमिश्नर के पास है वो बिल्कुल ठीक है, उसके मुताबिक चीनी की कोई शॉर्टेज नहीं है। अपनी बात हो रही है कि शायद इंपोर्ट करें सिर्फ इस प्रेशर को कम करने के लिए ताकि इनकी ब्लैक मिलिंग में ना आ सकें। अच्छा, असद करल साहब, आपके पास भी इतलात हैं कि ये पूरा एक गैंग जो था ये पकड़ा जा रहा है, एक को पकड़ते हैं उससे 10 और का पता चलता है, तो कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा? ये तो हर सतह पर बैठे हैं। उसामा साहब, अब ये वो बात है कि इसके लिए मेरे ख्याल जितना को मवाद FIA से लिया है मैंने, अगर मैं सिर्फ मुलजमों के नाम गिनना शुरू हो जाऊँ या बड़े बड़े जो डीलर और ये फ्रॉड की, तो इसके लिए 8-10 प्रोग्राम चाहिए। मैं मोटी अगर इजाज़त दें तो इसका अब 4-5 जो बड़े ग्रुप जो पकड़े हैं या FIA ने अनर्थ किए हैं, जो ट्रेस किए हैं चीज़ें, एक है जिस तरह आपने कहा कि सट्टाबाजा फुरकान बाबा, उसके इंकशाफ जो FIA के सामने आए हैं, मैं वो आपसे पढ़ देता हूँ। 8 साल से वो कह रहा है जी मैं ब्रोकरी कर रहा हूँ इसमें, और कबल चीनी के ब्रोकर जो शायद कराची उसके पास मुलाजमत करता था। अब इनके ब्रोकर के साथ जो फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग सट्टा का काम है, इसके अंदर अब नाम सुनते जाएं। JDW ग्रुप है, उसके बाद हमजा शुगर है, तैयब ग्रुप है, हमजा सवेरा शुगर मिल्स है, किसान, मदीना शुगर मिल्स, और सट्टा फॉरवर्डिंग के मकरू कारोबार में वो कह रहा है ये सारे शामिल हैं। दानिस्ता तौर पर वो कहता है मार्केट में जो चीनी की शॉर्टेज की आपने बात की जाती ताकि शुगर डीलर सट्टा माफिया को मुंह मांगी रकम देने पर मजबूर हो। आगे सुनते जाएं। फॉरवर्डिंग जो ट्रेडिंग है सट्टाबाजों में मेरे साथ उसने कहा मलक माजिद, मौलवी ज़हीर, खुरम दवाई, शेख तुफैल, राशिद मुल्तान, नदीम आफ्ताब वो शामिल है। क्या सराइयों के जरिए वो कहता है चीनी के रेट मसनूई इजाफा करने की तस्दीक उसने की है। बयाना पर तमाम बुकिंग और 1 से 3 माह की चीनी फॉरवर्डिंग जो है बुकिंग सट्टा पर करते हैं। उसने कहा सट्टा पे मुलव्वस जो शुगर मिल्स है तकरीबन 200 रुपये फ़ी बोरी महाना उसके हिसाब से कीमत आप बढ़ाते हैं
शुगर सट्टा के जो मकरू धंधा के हवाले से जो कहता है कमाई की रकम है, बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है, जिस पर वो नादम है। उसने कहा मैं नादम हूँ कि मैंने ये गलत धंधे में, उसको अब ज़मीर उसका जाग पड़ा। जी जी। तमाम शुगर सट्टा व्हाट्सएप जो ग्रुप पे मुतरक होने का उसने कहा इतराफ़ है। शुगर सट्टा मलक आबाद है, उसके अब इंकशाफात सुन ले FI के सामने। गुज़श्ता 9 साल से वो कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ ब्रोकरी, उसके अंदर फिर वो कह रहा है JW ग्रुप है, हमजा शुगर है, तैयब ग्रुप, अशरफ शुगर मिल, हुसैन, कुछ नाम नए भी आएंगे, शुगर मिल, 7 स्टार शुगर मिल, शेखू शुगर मिल के सट्टा फार्मेटिक उसके हवाले से। आगे मुलजमान के ब्रोकर चीनी फरोख्त, आगे वो कह रहा है जी मजीद मलक माजिद, आतिफ प्राचा, शबीर हुसैन, असद परवेज भट्ट और ख्वाजा इमरान के साथ ब्रोकरी और सट्टाबाजी का इंकशाफ, वही दनास्ता शॉर्टेज और फिर मुँह मांगी कीमत। आगे वो कह रहा है जी अशरफ शुगर मिल्स और शेखू शुगर मिल के साथ मिलकर जो फॉरवर्ड बुकिंग सट्टा की तस्दीक उसने की है, एक बेकर जो बड़ी है ब्रांड है वो सारे, उनको चीनी की सप्लाई की तस्दीक की, और टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 2019 में 165 मिलियन की उसने कहा जी मैंने एमनेस्टी भी हासिल किया। आगे सुनते हैं 165 मिलियन में 16 करोड़ 50 अब ये छोटे छोटे जो पैटी हैं बड़े मुल्क उनके जो आगे एजेंट सब एजेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका कितना बड़ा नेक्सस है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2014 भी उसने क्या हासिल की। अब JW ग्रुप के में CFO रफीक और हेड ऑफ सेल्समैन जमान के साथ उसने राब्तों की तस्दीक की है। अशरफ शुगर मिल के मैनेजर कामरान सरवर हैं, शेखू शुगर मिल के सेल्समैन मैनेजर आसफ हैं, 7 स्टार शुगर मिल के मैनेजर मतीन और हुसैन शुगर मिल के मैनेजर सेल वसीम के साथ राब्ते। ताबाट का कैश राइडर होने की तस्दीक उन्होंने की है। वही सारा बेनामी अकाउंट TT शबाज शरीफ मरियम और जो शरीफ फैमिली और जरदारी वाला। अच्छा आगे वो भी आगे दूसरा आगे सुन ले, बेनामी अकाउंट्स और सारा आगे आ गया। तीसरा ग्रुप आ गया राशिद मुल्तानी ग्रुप, वो कहता है जी उसका भी सुन ले। वो कहता है साल 2006 में मैंने काम शुरू किया, मियाँ चन्नू में फ्लोर मिल के कारोबार का आगाज़ किया, 2018 में 32.5 मिलियन की एमनेस्टी स्कीम हासिल की। JDW ग्रुप है, फातिमा शुगर मिल जाए, इतहार शुगर मिल जाए, शेखू शुगर मिल जाए, इनकी इंतजामिया के साथ मिलकर सट्टा और उसके कारोबार। आगे वो कहता है मुलजम जो दिगर शामिल थे उस रैकेट में आतिफ प्राचा, महमूद बल्ली, असलम बल्ली, अब्बाद मलिक, अवैस बिलाल, कमर सलीम, माजिद मलिक के सट्टा की तस्दीक है। अब वो जो कि हाजिर स्टॉक की बजाय सट्टा करने की तस्दीक की, और शुगर जो सारी आगे सुनते जाएं। और अब इसके बाद चीनी की जो सट्टा के देखें ना कितने लोग हैं। अब वो शुगर मिल और जो आ रही हैं इसमें जो सट्टाबाज है शेख मंजूर है और हाजी हीरा है, समुद्री वाले, उनके ताल्लुका खेत इंसाफ सुनते जाए। आगे नए नए ग्रुप आ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जनाब सट्टा के 16 व्हाट्सएप ग्रुप से 4 ग्रुप्स का मेंबर होने की तस्दीक की। इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चीनी सट्टा जैसे मकरू कारोबार करने का इतराफ़ करता हूँ। 2007 से 15 तक चीनी की दुकान थी, 15 से चीनी की ब्रोकरी तांदला वाला शुगर मिल वो हमायूं बरदरी से करने की तस्दीक की। 5 सालों में 13.5 अरब की चीनी खरीदो फरोख्त की, छोटी सी दुकान से। अब सुनते जाएं। अच्छा 2020 से फैसलाबाद में चीनी का काम कर रहा हूँ, शुगर ब्रोकर सट्टाबाज महमूद भल्ली, असलम भल्ली, मुश्ताक प्राचा, आतिफ प्राचा से चीनी की खरीद करता हूँ। शुगर मिल जो है उसका सट्टा जो है उसके हवाले से आगे हमजा शुगर मिल, JDW ग्रुप, फिर तैयब ग्रुप, सवेरा ग्रुप, अल मुइज ग्रुप, और ये सारे अब इतना है। वो कह रहे हैं जी 1 माह के चीनी की बुकिंग करते हैं, कीमतों में फी बोरी 200। ये अभी एक बंदे के मिनट है सर। टाइम खत्म हो गया, हेडलाइंस का वक्त हो गया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।